Hello everyone. Class 12 Physical Education Chapter 4 Physical Education and Sports for Differently Abled. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के बारे में जो कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड है। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब यहाँ दिव्यांग से है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ जिससे कि आप फटाफट राइट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, देयर कॉज एंड नेचर्स, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, देयर कॉज एंड नेचर, जिसमें कि हम पढ़ेंगे ADHD, SPD, ASD, ODD एंड OCD। इसके बाद आएगा हमारा डिसेबिलिटी एडिक्वेट्स, और उसके बाद आएगा हमारा एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और सबसे लास्ट का जो हमारा पॉइंट रहेगा स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल एटसेट्रा। देखिए डिसेबिलिटी का यहाँ मतलब है किसी भी शरीर के किसी अंग का कटा होना, या शरीर का सही तरीके से विकास नहीं होना, या हम किसी ढंग से बात नहीं कर पाते, या मानसिक तौर पर किसी तरीके से आप बीमार हैं, तो ये आपकी डिसेबिलिटी कहलाती है। इट इफेक्ट्स द एवरी डे एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल टू अ कंसिडरेबल अमाउंट। इट मे बी प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ और अकर ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। ये जो है डिसेबिलिटी, ये आपके जन्म के साथ हो सकती है या जन्म के बाद भी हो सकती है, और जो कि हमेशा फिर जिंदगी भर तक बनी रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। Disability has different meanings in different societies of the world. Disability is an injury that restricts the functions or movements of an individual. It is the consequence of an impairment caused to an individual. Disability is a medical condition which does not permit an individual to perform any activity or movement in a normal way. अगर ओवरऑल बात करें तो डिसेबिलिटी एक प्रकार की ऐसी समस्या है जिससे कि हम काफ़ी हद तक अगर कोशिश भी करें तभी कम नहीं कर पाते, लेकिन उसे कम करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि हमें किसी न किसी की उसके लिए हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कोई भी मूवमेंट हम नॉर्मल वे में नहीं कर सकते हैं। देखिए कंसेप्ट ऑफ डिसऑर्डर, इसके बाद जानेंगे कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी के बाद कंसेप्ट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर इज यूजुअली यूज फॉर मेंटल डिसेबिलिटीज। जब मानसिक तौर पर कोई परेशानी होती है, डिसेबिलिटीज होती है, तो वो हमारे डिसऑर्डर कहलाता है। डिसऑर्डर इज एनी ailment that disturbs the health of an individual. Disorder creates hindrance in an individual's performance and reduces efficiency. डिसऑर्डर क्या करता है? किसी भी व्यक्ति की जो शारीरिक क्षमता है उसको घटा देता है और उसके सोचने समझने की शक्ति को भी कम कर देता है। इन द बिगिनिंग डिसऑर्डर सीम्स टू बी ऑर्डिनरी बट दे यूजुअली ग्रो और स्प्रेड इन हार्मफुल मैनर इन एन इंडिविजुअल। देखिए डिसऑर्डर क्या होता है, वो शुरू में उसका पता नहीं चलता है कि वो डिसऑर्डर है या नहीं, लेकिन कुछ समय बाद पता चलने लग जाता है कि हाँ ये डिसऑर्डर है। बाद में यही डिसऑर्डर जब लंबे समय तक बना रहता है तो ये डिसेबिलिटी में चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें तो अ सिंपल डिसऑर्डर इज चेंज इनटू अ डिसेबिलिटी। अ डिसऑर्डर डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। धीरे धीरे डिसऑर्डर ही बाद में डिसेबिलिटी का रूप भी ले लेता है। अब यहाँ पे जानेंगे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। देखिए डिसेबिलिटी कितने टाइप्स की होती है। डिसेबिलिटी हमारे यहाँ पर दे रखी है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी सबसे पहला, उसके बाद आता है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के बारे में सबसे पहले। It is a neurological disorder that creates hindrance or obstruction for an individual to store, process, and produce information. This ability can affect an individual's ability or capability to read, compute, speak, and write. Cognitive disability में क्या है? जैसे cognitive disability होती है, वो ढंग से पढ़ नहीं पाता, एक दूसरे चीज़ों को तालमेल ठीक से नहीं बिठा पाता, ढंग से बोल नहीं पाता और ना ही ढंग से लिख पाता है। यानी उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है, प्रोसेस है, और जो उत्पादन की जो शक्ति रहती है वो सब उसकी कम हो जाती है। द इंडिविजुअल्स हु हैव दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यूजुअली हैव फॉलोइंग सिम्टम्स। और ऐसे लोग जिन्हें कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है उनके कुछ सिम्टम्स भी है, कुछ लक्षण भी है। देखिए क्या क्या है उनके लक्षण। सबसे पहला हमारा मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी डिसऑर्डर यानी कि उसे दिमागी तौर पर समस्या होंगी। एन इंडिविजुअल हु हैज़ ऑडिटरी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग समथिंग दैट ही हर्ड, सेड और सॉ बिफोर सम टाइम। यानी उसे एन इंडिविजुअल हु हैज़ ऑडिटरी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग समथिंग दैट ही हर्ड, सेड और सॉ बिफोर सम टाइम। यानी अगर वो कोई चीज़ सुनेगा बाद में कुछ समय बाद वो भूल जाएगा, यानी मेमोरी डिसऑर्डर उसे होगा। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपर एक्टिविटी। An individual with cognitive disability may not have attention for a long period. He finds it difficult to stay at one place. हाइपर एक्टिविटी का मतलब ये है कि वो कहीं भी एक जगह पर रुक नहीं सकता, जिससे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को क्या करेगा, एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, वो इधर उधर भागता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा डिसलेक्सिया। एन इंडिविजुअल विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में एग्जिबिट डिसलेक्सिया। इट मीन्स ही में
हैव डिफिकल्टी इन राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एटसेट्रा। देखिए डिसलेक्सिया जिसको प्रॉब्लम होगी उसे क्या होगा, उसे लिखने में, पढ़ने में और बोलने में प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी किसी भी चीज़ को वो जज नहीं कर पाएगा, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा समस्याएं उसको होंगी। एंड इन अडेप्टिव बिहेवियर विच कवर्स अ रेंज ऑफ एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। जो हमारी एवरीडे लाइफ में सोशल प्रैक्टिकल स्किल्स होती है वो उसे भी ढंग से नहीं कर पाएगा, जैसे कि कम्युनिकेशन करना, बात करना, मनी पैसे काउंट करना, लर्निंग कुछ पढ़ना, प्रॉब्लम्स सॉल्व करना और किसी भी चीज़ का जजमेंट करना। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी। इट इज़ अ लिमिटेशन ऑन इंडिविजुअल्स फिजिकल फंक्शनिंग, मोबिलिटी, डेक्स्ट्रिटी और स्टेमिना। फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसे शारीरिक तौर पर परेशानी होगी, ना तो दौड़ भाग पाएगा, ना ही उसका स्टेमिना ठीक से रहेगा। एंड अदर इम्पेयरमेंट सच एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस से संबंधित उसको समस्याएं बहुत ज़्यादा होंगी, दिखेगा नहीं, कम दिखेगा, एपिलेप्सी होगा, कोर्ट जैसी समस्याएं होंगी। एंड स्लीप डिसऑर्डर्स यानी कि उसे सुनने में और बात करने में समस्या ज़्यादा आएगी। यानी ये हमारा क्या फिजिकल डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो गया, यानी फिजिकल डिसेबिलिटी शारीरिक से रिलेटेड। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी। इसके कुछ सिम्टम्स देख लिए। अब जानेंगे कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, आखिर डिसेबिलिटी के कारण क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए जेनेटिक कॉज अगर हम बात करें, कॉज ऑफ डिसेबिलिटी में सबसे पहले आता है हमारा जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज का मतलब कि आनुवंशिक हो सकते हैं, एबनॉर्मलिटीज इन जीन्स एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस कॉज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। समटाइम डिजीज, इलनेस एंड ओवर एक्सपोजर टू एक्सरे में कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो ये मानसिक तौर पे भी समस्याएं हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स सच एज डिप्रेशन, बायोपोलर डिसऑर्डर में लीड टू डिसेबिलिटी। दे टेंड टू बी सम ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड डिसेबिलिटीज। ठीक है, चीज़ों को समझ नहीं पाना और समझना तो फिर उसे बहुत देर में समझ में आना, ये सब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स में अकर एनीवेयर, देखिए एक्सीडेंट्स दुर्घटना जो है कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो दुर्घटना के बाद भी व्यक्ति जो है डिसेबल हो जाता है, कभी हाथ पैर टूट जाते हैं, कहीं से ऐसी चोट लग जाती है जिसकी वजह से वह पहले जैसा नहीं हो पाता, तो वही क्या हमारी एक्सीडेंट से रिलेटेड डिसेबिलिटी हो जाती है। देखिए इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। अभी हमने जो पढ़ा था वो डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर के बारे में कि उसके टाइप्स कितने हैं। देखिए डिसऑर्डर जो है हमारे 4 टाइप्स के मेनली। सबसे पहले हमारा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सेकंड है हमारा SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। थर्ड है हमारा ESD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फोर्थ है हमारा ODD, ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर। एंड फिफ्थ है हमारा OSD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चा कहीं भी एक जगह रुकेगा नहीं, वो हमेशा इधर उधर ध्यान अपना भटकाता रहेगा, कहीं भी एक जगह रुकेगा ही नहीं। नॉर्मल्स जैसे बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंगली नहीं, वो इधर उधर भागते रहेगा, आप उसे कहीं बैठाएंगे रोकेंगे वो नहीं रुकेगा। और ये समस्याएं जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही हो सकती हैं। द वेरियस कॉज ऑफ ADHD आर एज फॉलो। और अगर हम ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी अगर डिजीज की हम बात करें तो ये डिसऑर्डर हमें कैसे होता है, इसके भी कुछ फैक्टर्स है। देखिए सबसे पहला हमारा जेनेटिक फैक्टर्स है, सेकंड हमारा ब्रेन इंजरीज है, थर्ड हमारा लो बर्थ वेट। देखिए जेनेटिक फैक्टर्स कहता है इट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर दैट पास सोशली। Studies show that parents, siblings, and children of people with ADHD may be up to 5 times more likely to have the disorder than the people who are not related to someone with ADHD। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये ADHD भी हो सकता है, यानी कि ये क्या है हमारा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेन इंजरी। देखिए ब्रेन से रिलेटेड अगर इंजरी हो जाती है बच्चे को तब भी ये समस्या होती है। नेक्स्ट हमारा लो बर्थ वेट। ये समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि बच्चे का अगर वजन कम हो तो इस तरीके की बीमारियां या इस तरीके के सिम्टम्स जो है हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रॉमा एंड ब्रेन डिसीज। ट्रॉमा हमारा माइंड से रिलेटेड है, ट्रॉमा एंड ब्रेन डिसीज दिमाग से रिलेटेड है कि अगर हमारे मस्तिष्क में भी अगर कोई विकार हो जाता है तो उससे भी हमें इस तरीके की समस्या झेलनी पड़ती है। ठीक है, डाइट क्या दे रहा है, नंबर ऑफ एविडेंस विच शो दैट टेकिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड और फूड एडिटिव्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉजिंग ADHD। डाइट की अगर हम बात करें तो सही तरीके से संतुलित आहार नहीं लेना भी एक बहुत बड़ी समस्या है ADHD के लिए। नेक्स्ट है हमारा SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, ये क्या एक कंडीशन है इन विच द ब्रेन हैज़ डिफिकल्टी इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन दैट कम्स इन थ्रू सेंस। देखिए सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, जिससे कि हम टच करके, फील करके, ठीक है, ये स्मेल करके, टेस्ट करके, लुक करके और हियरिंग करके महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में, बच्चे के अंदर की वो जो सहन करने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। बच्चे जैसे मान लीजिए किसी आग के पास खड़ा हो, उसे यही पता नहीं होगा कि बगल में आग जल रही है, जिसकी वजह से वो जल भी जाएगा। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में अफेक्ट वन सेंस सच एज
touch, sight, taste or movement. It may also affect multiple senses. In fact, the person may scream when touched or may vomit or dive under the table after hearing the sound of a leaf blower outside the window. ठीक है. द वेरियस कॉज अगर हम जाने एसपीडी का तो वो है हमारे जेनेटिक फैक्टर है, लो बर्थ वेट है. जेनेटिक फैक्टर मैंने आपको बताया, स्टडीज इंडिकेट दैट चिल्ड्रन born to adults who have autism spectrum disorder may be at a higher risk to develop SPD. ठीक है. साइंटिस्ट allude that the cause of SPD are coded into चाइल्ड जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. तो ये क्या है, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, उसका लो बर्थ वेट भी हो सकता है, यानी बच्चे में वजन कम है जन्म के समय, तब भी ये समस्याएं हो सकती है. उसके बाद आता है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर. देखिए एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. यूजुअली चिल्ड्रन हु आर अडॉप्टेड ऑफन एक्सपीरियंसेस सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस इन देयर अर्ली लिव्स ऑन और पुअर पेरेंटल केयर. माँ बाप की अच्छी तरीके से परवरिश नहीं मिल पाना और एनवायरमेंटल फैक्टर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एक बच्चे के इस समस्या के लिए, जिसे कि हम एसपीडी भी बोलते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. नेक्स्ट आता है हमारा ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है, बच्चे को अपने से बड़ों से या किसी से भी बात करने में समस्या होती है, वो ढंग से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, ढंग से लोगों से घुल मिल नहीं पाते. ठीक है, उनकी समस्या सबसे ज़्यादा यही रहती है. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स डेवलपमेंटल. Here the word spectrum refers to the range of symptoms and their severity. Generally the young children with ASD, देखिए पहले क्या था हमारा SPD था, लेकिन ASD क्या है, जब बच्चा हमारा बड़ा हो जाता है, have difficulty with communication, language, social skills and behavior. यहाँ पर क्या डिफिकल्टी होती है कम्युनिकेशन करने में, भाषा में, सोशल स्किल बात करने में, अच्छे से व्यवहार करने में. So in other words, autism spectrum disorder is characterized by social interaction difficulties, communication challenges and a tendency to engage in repetitive behavior. अब इसके कॉज क्या है हमारे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, उसे जान लेते हैं. सबसे पहले हमारा जेनेटिक फैक्टर्स है. जेनेटिक फैक्टर्स इसमें भी सेम है. इट सीम्स टू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. द फर्स्ट थिंग इज दैट समथिंग हैपन्स एट द टाइम ऑफ fetal डेवलपमेंट दैट alters genes, and secondly child inherits problematic genes from both the parents. नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर. इट इज नॉट सर्टेन दैट एनवायरमेंटल कॉजेज ASD, बट मदर्स एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड एयर पॉल्यूशन में ऑल्सो बी एट अ हाई रिस्क ऑफ हैविंग विद चाइल्ड ASD. देखिए क्या होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है कि जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन होता है या जब बेबी वॉर्म में रहता है तो उस दौरान इस तरीके का भोजन खाना जिसमें पेस्टिसाइड्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके गर्भ पर इसका असर पड़ता है और बच्चे के अंदर इस तरीके की समस्याएं आ जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा ODD, ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर. नाम से पता चला ऑपोजिशनल, यानी कि इसमें क्या होता है बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा. वो किस वजह से रहेगा, पारिवारिक समस्या की वजह से या बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से क्या वो चिड़चिड़ा रहेगा. वो हर किसी की अपनी चीज़ मनवाने पर तुला रहेगा, कोई भी काम उसको बोला जाएगा वो सही से नहीं करेगा, बार बार गलतियाँ करेगा. ठीक है. सो ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर इज सेट और ग्रुप और बिहेवियरल disorders called disruptive behavior disorder. It is called by this name because children with such disorders always tend to disrupt those around them. Physicians define this disorder as a pattern of disobedient, hostile and defiant behavior directed towards authority figures. The individuals affected by the disorder usually rebel, argue with adults, refuse to obey and are obstinate. मैंने बताया ना कि आपको ये इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, वो अपने से बड़ों से ज़बरदस्ती बहस करेंगे, झगड़ा करेंगे, उनसे बार बार बदतमीजी करेंगे. ठीक है. और उनके बोले जाने पर वो खींचेंगे यानी गुस्सा करेंगे. सो द वेरियस कॉजेज ऑफ ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर के जो हमारे कॉजेज हैं उनको देख लेते हैं. पहला हमारा बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स, सेकंड है हमारा फिजिकल फैक्टर्स एंड थर्ड है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. ठीक है. ये जितने फैक्टर्स हैं सभी को आप ध्यान से देख लेंगे. बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, चिल्ड्रन आर मोर सस्पेक्टेबल ऑफ डेवलपिंग ODD इफ दे हैव अ पेरेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ ADHD और ODD. सेकंड है हमारा फिजिकल फैक्टर्स. द प्रेजेंस ऑफ ODD traits has been linked to the existence of abnormal amounts of some brain chemicals. These brain chemicals known as neurotransmitters keep the brain chemicals themselves balanced properly. देखिए हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या होता है, एक केमिकल होता है जो कि किसी भी चीज़ को सेंस करने के लिए होता है और समझने के लिए होता है. लेकिन चूँकि यहाँ पे बच्चे उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते तो कहीं ना कहीं उससे समस्या हो जाती है. नेक्स्ट आता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर. साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है, यानी साइकोलॉजिकली बच्चे को क्या कमी है इसे समझना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट हमारा सोशल फैक्टर. सोशल फैक्टर क्या है, ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर में बी ड्यू टू इनकॉन्सिस्टेंट डिसिप्लिन, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, चाउटिंग एनवायरनमेंट, एज अ फैमिली एंड एक्सपोजर टू वायलेंस. देखिए घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बार बार एक दूसरे से बहसबाजी होती है, गरीबी और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे देखकर भी बच्चे के अंदर इस तरीके के जो विचार आ जाते हैं जिसकी वजह से वो ODD का शिकार हो जाता है, यानी कि ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर का. नेक्स्ट आता है हमारा OCD. OCD क्या हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. इट इज़ अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर. ये मानसिक तौर पर बीमारी होती है
और एक प्रकार की विकृति है। पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड वॉक्स ऑफ लाइफ, इट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल get caught in a cycle of obsession and compulsion. It can be said that person with OCD are plagued to constant thoughts of fears that cause them to perform rituals or routines. वो किसी चीज़ को बार बार दोहराएगा, बार बार हाथ धोएगा, पैर धोएगा, अपने आप को समझेगा जैसे कि वो बहुत साफ है, अच्छा है, ठीक है। ये क्या हमारा OCD है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉज ऑफ OCD। एक कॉज, इसके कारण क्या है, देखिए द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर स्टिल अननोन। इसका एक्चुअली में पता नहीं कि क्या है, लेकिन क्या है, दिमागी तौर पर व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ का एक शिकार हो जाता है। बार बार जो जैसे हम बताते हैं ना, सेरोटोनिन जो हमारे माइंड में केमिकल होता है, वो एक मैसेज भेजता है हमारे माइंड को कि हाँ ये सब ठीक है, लेकिन वो चीज़, वो मैसेज वो रिसीव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये समस्या आती है। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब हमने ये तो पढ़ लिया बच्चों के डिसऑर्डर, अभी जानेंगे कि आखिर स्पेशल नीड्स क्या है बच्चों के लिए और उनके एडवांटेजेस क्या है। देखिए सबसे पहला है रिड्यूस्ड लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। बच्चे को एंजाइटी से बचाने के लिए, स्ट्रेस से बचाने के लिए, डिप्रेशन से बचाने के लिए चिल्ड्रंस को स्पेशल नीड्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इंप्रूव्ड सोशल इंटरेक्शन, देखिए सामाजिक तौर पर बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चों को ये लगेगा कि हम समाज से अलग है। बेटर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकली हेल्थ, बच्चों को उनके इमोशंस को जानना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉग्निटिव बेनिफिट। कॉग्निटिव बेनिफिट क्या है कि बच्चे को उसको स्किल को इम्प्रूव करना, उसे अच्छी चीज़ें सिखाना, ठीक है, और नई नई चीज़ें उसको देखने के लिए मिलेंगी, क्लासरूम्स दिखाना और उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाना, ये हमारे कॉग्निटिव बेनिफिट्स में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेटेजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अब क्या है स्ट्रेटेजी, क्या है, देखिए सबसे पहला है कि बच्चे का टाइम पे मेडिकल चेकअप कराते हैं, ठीक है। बच्चे का एक्टिविटी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, उस बेस्ड कोई एक्टिविटी कराते हैं। उसके बाद क्या है डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, उसके अलावा उसे मार्गदर्शित करने के लिए तमाम तरीके के रास्ते अपनाए जाए, जिससे कि बच्चे को थोड़ा सा अच्छा लगे, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिले कुछ नया सीखने के लिए। मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स, उनके लिए जो गेम्स के रूल्स है वो थोड़े से ठीक बनाए जाए, जैसे कि कहीं पर अच्छे व्यक्ति के लिए बहुत तेज़ भागना होता है, वहाँ पर उसे बहुत अधिक की वजह बहुत कम टाइम दिया जाए कि आप इतने टाइम में दौड़िए। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, उनके लिए एक अलग वातावरण तैयार करना पड़ता है जहाँ पर कि उन्हें अच्छा महसूस हो, ठीक है। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारा जो चैप्टर 4 है वो आज फिनिश होता है और आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसके जो इंपॉर्टेंस टॉपिक्स हैं और जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हैं वो कुछ ही दिनों में आपके साथ एक बार फिर से शेयर कर लूँगा। तो आप सभी अपने घर पर रहिए, हेल्दी रहिए और लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए और घर बैठे अपने घर पर समय का यूटिलाइज करते हुए इसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।